गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो आज हम अम्ल, क्षारक और लवण जो चैप्टर है यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी सबसे पहले ये पूरा फुल वीडियो खूब अच्छे तरह से देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक खूब अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जब ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहेगा। ओके, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो अम्ल, क्षारक और लवण जो चैप्टर है, इसमें कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि जो हमारे पास एसिड्स हैं, एसिड्स में क्या क्या समानताएं हैं। जो बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, तो ये बहुत सारे जो एसिड्स हैं, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या होती है, समानताएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसकी सिमिलरिटीज़ है, समानता है, तो पहले सर रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है ना। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो समान होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल सेकंड है, धातु के साथ अपक्रिया करके सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब आप कोई भी अम्ल ले लो, अगर मेटल के साथ उसका रिएक्शन कराओ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है ना, और हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है ना, तो हमें क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना, और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली। आप ध्यान दो, अगर कोई भी एसिड होगा, अगर वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा हम मेटल ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो हमने क्या ले लिया, दूसरा एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो Na2SO4 और प्लस H2, यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो कोई भी, जब भी हम किसी भी एसिड का रिएक्शन, कोई भी एसिड हो जो इसकी सिमिलरिटीज है, जब भी हम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इसकी सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसका जो यानी सॉल्यूशन है, अगर इसका सॉल्यूशन है तो अगर हमारा जो अम्लीय विलयन होगा यानी एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय प्रॉपर्टी का होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो कोई भी अम्ल होगा, अम्ल की ये समानताएं होंगी कि अम्ल क्या है कि इसके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। अगर कोई भी अम्ल, अगर हमारे पास धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, साथ साथ इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। ये सारे अम्ल के गुणधर्म हैं या इसकी गुणधर्म में जो समानताएं हैं। अब दूसरा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का प्रभाव। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, ठीक है ना, अगर आपके पास जलीय विलयन है तो उसमें अम्ल और या क्षारक का उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं कि हमारे पास जलीय विलयन ले लेते हैं। जलीय विलयन में पहले अम्ल के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस हमें मिला क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हमने अम्ल का रिएक्शंस अगर वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड होगा, प्राप्त होगा, तो वहां से क्या होगा, और उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अम्लीय ही होगा, यानी एसिडिक ही होगा। तो इस तरह से यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन आयन है, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, सिंगल हाइड्रोजन आयन का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए हम इसे H2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2। तो हाइड्रोजन आयन क्या अलग रह ही नहीं सकता है, इसलिए क्या करेगा, एक फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यानी पानी के साथ अपक्रिया करेगा, और तुरंत ये हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर से हमारा ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर अम्ल
या तो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा या तो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करेगा। जो भी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन हमें मिलता है तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड है, क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं बेस के ऊपर आते हैं। अगर बेस को देखते हैं, बेस जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने लिया वाटर के साथ रिएक्शन इसका हुआ तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जलीय विलयन हमने लिया, तो यहाँ से सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें अम्ल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। यहीं पे बेस में हमें यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन मिला, तो यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा। सेम कंडीशन, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लिया, KOH का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर करवाया तो हमें क्या मिला, पोटेशियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मिलेगा। अब जो भी जलीय विलयन है, जहां भी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है, ऐसे जलीय विलयन को हम क्षारक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्षारक। जब भी कोई भी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, क्षारक या क्षार का विलयन कहते हैं। अब आते हैं क्षारक के ऊपर। जैसे सभी क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे क्षारक जो जल के साथ अभिक्रिया करके या उसके अंदर घुल जाते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्षार होता है, जो जल में घुलनशील होता है, उसी को हम क्षार के नाम से जानते हैं और उसी को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब आते थोड़े उदासीनीकरण अभिक्रिया के ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, अभी कल ही हमने उदासीनीकरण यानी न्यूट्रल रिएक्शन के बारे में बात किया है। न्यूट्रल रिएक्शन मतलब जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाएगा तो वहाँ पे एक तो सॉल्ट मिलेगा, दूसरा वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया, हमने क्या किया, एक्स लिया। ए एक प्रकार का हमारा हैलोजेंस है। ठीक है, हैलोजन प्लस M, ए हमारा मेटल है और OH। ठीक है ना, अब यहाँ से X और यहाँ से M ले लिया। ठीक है, जब भी अभिक्रिया बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा MX और प्लस HOH, या इसी को बोलेंगे H2O यानी वाटर हो जाएगा। अब ध्यान दो आप, यहाँ से X जो है, X क्या हैलोजन है, हैलोजन में हमारा आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या हैलोजन कहलाते हैं, हैलोजन ग्रुप के, इसलिए X है। और M यहाँ से मेटल है, मेटल में हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स हैं जो मेटेलिक होते हैं, तो यहाँ से मेटल है। ठीक है ना, अब हमने कोई मेटल ले लिया। ठीक है ना, यहाँ से मेटल लिया ये H है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या, ये सॉल्ट यहाँ से मिल गया, ये सॉल्ट मिला और यहाँ से वाटर मिला। आपको एग्जांपल मैं एक देता हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH और रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NaCl और प्लस H2O वाटर। ठीक है, दूसरा हमारा H2SO4 और प्लस अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यहाँ हो जाएगा Na2SO4 और प्लस यहाँ से हो जाएगा H2। अगर हमने दूसरा ले लिया इसके बाद HCl और प्लस KOH तो यहाँ हो जाएगा KCl और प्लस H2O, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सेम आप देख रहे हैं कि अगर हमारा जो भी एसिड है, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे एक नमक, ये सॉल्ट NaCl सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, लवण है, और सबके साथ हमारा पानी यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया कहलाती है वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जो हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो प्रोडक्ट में लवण और वाटर हो यानी सॉल्ट और वाटर हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्या होता है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं,
एक होता ऊष्माक्षेपी और एक होता ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी, ठीक है ना। अब दोनों में फर्क क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्मा शोषी। अगर जब अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया होती है, अम्ल और क्षार के जो घुलने की प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो, हीट प्रोड्यूस हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो, जैसे आप घर पे अगर हमारा कलर करना है, पुताई करना, तो हम चूने को पानी के अंदर घोलते हैं, तो हम देखते हैं जिस बर्तन के अंदर चूने को घोला जाता है वो बर्तन क्या गर्म हो जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर वो बर्तन हमने कांच का ले लिया है किसी का, तो उसको टूटने का डर रहता है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा बाहर से दी जाती है उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से प्रक्रिया करेंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, उस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब जब उस प्रक्रिया में या उस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आता तनुकर्ण। तनुकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। जब जल के साथ अम्ल या जो हमारा क्षार है, अम्ल या क्षारक को मिलाने पर, ठीक है ना, अगर हम जल में पानी के साथ हम क्या करते हैं, हम उसको अम्ल या क्षार को मिलाते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, डाइल्यूट, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कंसंट्रेट एसिड है या कंसंट्रेट बेस है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसके साथ पानी को मिलाया जाता है, ठीक है ना। अगर हमें जितना अधिक मात्रा में पानी को उसके अंदर साथ मिलाएंगे तो उतना डाइल्यूट होता जाता है, उसी को हम तनुकर्ण कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि तनुकर्ण जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, मतलब अब आयन क्या होता है, अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोनियम आयन होगा और बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर हमारे पास एसिड है, एसिड के लिए हाइड्रोनियम आयन होगा और बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन होगा, में प्रति इकाई आयतन में कमी होती, मतलब जो उसका आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, और डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि अब क्या होगा, वाटर की मात्रा उसमें इंक्रीज करती जाए। जब वाटर की मात्रा इंक्रीज करेगी तो निश्चित रूप से जो एसिड है या बेस उसकी मात्रा डिक्रीज करेगी, और इसी प्रक्रिया को हम तनुकर्ण कहते हैं। फिर से आप एक बात ध्यान सुनो, ठीक है। अगर हमारे पास कंसंट्रेट एसिड या बेस है, उसे हमें क्या करना, डाइल्यूट करना है, तनुकर्ण को डाइल्यूट बोलते हैं। तो अगर उसको डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी को मिलाते हैं, ठीक है ना। पानी को जो मिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा एसिड है या बेस है उसकी मात्रा डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ से हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के जो मात्रा है वो प्रति इकाई डिक्रीज करती जाएगी। जब ये मात्रा डिक्रीज करती जाएगी तो इसी प्रक्रिया को तनुकर्ण या डाइल्यूट की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा है अगर वो कम रहेगी तो हमारा जो एसिड होगा या बेस होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट क्योंकि एसिड जो हमारा एसिड होता है, एसिड को हम डाइल्यूट करके ही लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर फुल कंसंट्रेट एसिड का हम प्रयोग कर दें तो बच्चों के जलने के लिए यानी हमें क्या उससे नुकसान होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, ठीक है ना। अब आते हैं कि जैसे कि एसिड और बेस की प्रबलता, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो उसकी प्रबलता क्या होती है, ठीक है ना, कैसे वो प्रबल कहलाता, कोई एसिड प्रबल कब होगा और कोई एसिड वीक कब होगा, या कोई बेस प्रबल कब होगा या कोई बेस वीक कब होगा। तो सबसे पहले इसकी प्रबलता को मापने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया, पीएच स्केल, ठीक है। इस स्केल पे इसकी प्रबलता को मापा जाता है। इससे पहले हमने देखा कि अगर हमें एसिड और बेस का पता करना तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर में जैसे कलर चेंज होता है इंडिकेटर के द्वारा, इंडिकेटर जैसे फिनाप्थलीन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के द्वारा उसके कलर के अंदर जो चेंज होता है इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है।
अब अम्ल और क्षार के जो विलयन की प्रबलता वो पीएच स्केल पे हम मापते हैं। तो पीएच स्केल पे जो मापने का काम होता है, तो पीएच स्केल जो शब्द है, ये पी शब्द पुसांस से निर्मित हुआ। जो पुसांस क्या, एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और पीएच स्केल की वैल्यू का जो वेरिएशन होता है 0 से 14 तक इसका वेरिएशन होता है, ठीक है। अब 0 से वेरिएशन कहाँ तक होता है, 14 तक। अगर कोई हमारा सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 0 है, अब ध्यान देना, अगर कोई हमारा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी प्रबल एसिड है। क्योंकि जो प्रबल एसिड का पीएच 0 होगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ए स्ट्रॉन्ग क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, यानी प्रबल अम्ल होगा। और इसी को कह सकते हैं ए वीक बेस होगा, यानी कमजोर क्षारक होगा। दूसरी कंडीशंस, अगर किसी सॉल्यूशन की का पीएच वैल्यू अगर 14 हो गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, और वीक एसिड होगा। इसका मतलब जैसे जैसे पीएच स्केल पर उसकी पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विलयन की अम्लीयता का गुण क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और जब वो 14 पे पहुंच जाता है तो उसके जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो 100% हो जाती है, यानी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ध्यान दो, यहाँ से अगर हाइड्रोजन आयन हम देखते हैं, हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन देखते हैं, यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या, कंसंट्रेशन अधिक है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है इसका कंसंट्रेशन लास्ट में क्या एकदम कम हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ देखो, जो 0 और 14 की वैल्यू 7 है, अगर ये 7 पे आता है तो ना तो इसका अधिक एसिडिक कैरेक्टर रहता है, ना तो इसका बेसिक कैरेक्टर आता है। इस सिचुएशन में इसे बोला जाता है कि ये न्यूट्रल सिचुएशन में पहुंच गया, यानी उदासीन हो गया। और यहाँ पे जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है तो उसे हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं या उदासीन जानते हो, सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। अब पीएच वैल्यू कंटिन्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से ये वैल्यू हाइड्रोजन आयन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर, इसका मतलब इसका जो है एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति वो घट रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और इधर आ रहा तो डिक्रीज, 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस साइड में इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है, ये बेसिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह 7 से जैसे जैसे 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 7 से जैसे 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका बेसिक कैरेक्टर, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। 7 पे दोनों का कैरेक्टर न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसी को हम सॉल्ट या उदासीन के नाम से, या ये पॉइंट जो 7 होता है वो उदासीन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान दें कि अगर हमारा पीएच स्केल पे इसका मेजरमेंट करना है, अगर किसी भी विलयन का पीएच 0 है, उसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 7 पर वो पहुंचेगा तो उसका जो कैरेक्टर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और वो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। 7 के आगे जैसे बढ़ेगा उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और बाकी उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अगर वो 14 पे जाएगा तो वहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और वहाँ पे जो उसका एसिडिक कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एसिड बेस ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में इस तरह से स्टडी हम कर सकते हैं, ओके। तो आज हमने यहाँ से जो हमारे पास एसिड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज, जो भी एसिड्स हैं क्या समानताएं हैं, पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा, न्यूट्रल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना, और जो इनका रिएक्शंस है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने पढ़े। अब बाकी का जो नेक्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, ओके, जय हिंद।